हेलो स्टूडेंट्स, आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास। आइए शुरू करते हैं यूनिट पोर्शन। आज हम पढ़ेंगे पाचन क्रिया। सबसे पहले तो बात आती है कि पाचन क्या है। वास्तव में पाचन क्रिया भोजन के जटिल अणुओं को घुलनशील सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया है। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया है। और यह क्रिया किसकी सहायता से होती है? कुछ रसों की सहायता से होती है, जिन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में एंजाइम के नाम से जानेंगे। अर्थात अगर मैं पाचन की बात कहूं तो मैं इस तरह से परिभाषित कर सकता हूं, भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइमों की सहायता से जल अपघटित कर सरल व घुलनशील अणुओं में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। यानी पाचन की क्रिया में जो जटिल अणु है भोजन के, वो एंजाइम की सहायता से सरल अणुओं में टूट जाते हैं। और इस कार्य के लिए, ये जो काम होता है पाचन का, इस कार्य के लिए मनुष्य में मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक फैली एक लंबी कुंडलित आहारनाल होती है। अब जो पाचन की क्रिया है मनुष्य में, चूंकि इस आहारनाल के भीतर जो गुहा है उसके भीतर होती है, यानी कोशिकाओं के बाहर होती है, तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया है वो बाह्य पाचन। कुछ जंतुओं में जिनमें पाचन की क्रिया कोशिका के भीतर ही होती है, जैसे एमीबा में सारा का सारा पदार्थ भोजन जो है कोशिका के भीतर ले लिया जाता है और वही पाचन किया जाता है, वह अंतः पाचन कहलाता है। जबकि मनुष्य में बाह्य या बहिर्पाचन के नाम से इसे जानते हैं। अब आहारनाल में क्रिया हो रही है और आहारनाल का जो सबसे पहला भाग है वह है गुहा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख गुहा में पाचन। जब भोजन मुख गुहा में आता है तो भोजन को दांतों की सहायता से काटा, कुतरा, चबाया और पीसकर उसे महीन बना दिया जाता है, जिससे कि दो फायदे होंगे। इससे एक, भोजन का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा जिस पर एंजाइमों की क्रिया अच्छी तरह से होगी। दूसरा, भोजन निगलने लायक बन जाएगा जिसे हम आसानी से निगल सकते हैं। अब कौन कौन सा काम मुख गुहा में जो मेन काम है, इसके लिए दांतों ने तो अपना काम कर दिया कि दांतों ने क्या काम किया? भोजन को महीन मुलायम बना दिया, पीस, चबा और कुतर कर। दूसरा काम किया जीभ ने। जीभ ने क्या काम किया? एक तो भोजन के स्वाद को ग्रहण किया कि भाई वो भोजन ग्रहण करने योग्य है भी या नहीं है। अगर कोई भी स्मेल या उसका टेस्ट बेकार होता है तो हम उस भोजन को नहीं करते। स्मेल करने में हमारा नाक सहायता करता है और टेस्ट करने में हमारी जीभ सहायता करती है। तो जीभ देखकर बता देती है भोजन ग्रहण करने योग्य है, उसका स्वाद ग्रहण करने योग्य है। इसके साथ साथ जीभ एक और कार्य करती है कि वो लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार को भोजन में अच्छी तरह से मिला देती है। एक चम्मच की तरह काम करती है हमारी। जैसे भोजन मुंह में रखते हैं, दांत और जीभ हमारा काम करना शुरू कर देते हैं। तो भोजन का जो निवाला है वो चिकना, मुलायम और नम बन जाता है। ये जीभ का काम हो गया। तो एक तीसरी है लार ग्रंथियां। मैंने आपको बताया था हमारी मुख गुहा में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? कितनी लार ग्रंथियां हैं? 3 जोड़ी, यानी 6। और ये लार का स्राव करती है। लार में 2 चीजें होती हैं। लार के अधिकांश भाग में तो म्यूसिलेज ही होता है,
और उसके आगे एंजाइम भी पाया जाता है जिसे हम टायलिन एंजाइम कहते हैं। टायलिन एंजाइम क्या काम करता है ये टायलिन एंजाइम? टायलिन एंजाइम भोजन में जो हम स्टार्च खाते हैं, मंड खाते हैं, उसके ऊपर क्रिया करता है और उसे शर्करा में बदलने का काम टायलिन एंजाइम करता है। यानी मंड में ऊपर क्रिया हो रही है टायलिन की और वो उसे परिवर्तित कर रहा है शर्करा। यदि हम रोटी के टुकड़े को बहुत देर तक चबाते रहें और कुछ समय पश्चात क्या होता है, चबाते चबाते वो टुकड़ा हमें मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो रोटी का मंड था, स्टार्च था, उसे टायलिन की क्रिया के द्वारा शर्करा में बदल दिया गया और शर्कराएं स्वाद में मीठी होती है। इस कारण से वो हमें मीठी लगने लगती। चलिए, मुख गुहा के बाद भोजन निगल द्वार से होता हुआ आता है ग्रास नली। ग्रास नली में कोई पाचन ग्रंथि नहीं है, अतः ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता। ये तो केवल एक माध्यम बनती है मुख गुहा से भोजन को आमाशय तक भिजवाने। अब आ रहा है आमाशय। अब हम देखते हैं आमाशय में पाचन। जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है, आमाशय की दीवारों में कर्माकुंचन गति प्रारंभ हो जाती है, जिससे कि वो भोजन को पीसने लगते हैं आमाशय की दीवार। और इसी के साथ साथ आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। आमाशय की दीवारों में कौन सी ग्रंथियां होती हैं? जठर ग्रंथियां। और फ्रेंड्स, ये जठर ग्रंथियां जठर रस को स्रावित करती है। जठर रस का स्राव होता है। इस जठर रस में क्या क्या होता है? इस जठर रस में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम, और स्तनधारियों के केस में, चूंकि वो विशेष स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, एक एंजाइम होता है डायलिन एंजाइम। ये चीजें आमाशय में होती। तो इसका अर्थ ये हुआ, आमाशय में भोजन का पाचन का माध्यम जो है वो अम्लीय होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 मुख्य कार्य करता है। नंबर 1, माध्यम को तो अम्लीय बना ही दिया उसने, तो ये भोजन के जटिल जो कठोर हिस्से हैं उन्हें मुलायम बनाता है। एसिड की क्रिया से वो मुलायम बन जाते हैं। नंबर 2, ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये वास्तव में पेप्सिनोजन के रूप में होता है और इसे सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। नंबर 3, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को एसिड नष्ट करता है। ठीक, ये काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो अब आता है पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है भाई? वास्तव में पेप्सिन जो है वो एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम कैसा है? प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। तो ये भोजन की जो प्रोटीन है उस पर कार्य करता है। आप जानते हैं, भोजन जब हम खाते हैं उस भोजन के 6 हिस्से होते हैं, 6 अवयव हैं भोजन में। कार्बोहाइड्रेट यानी जिन्हें हम शर्करा कहते हैं, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 खनिज लवण, नंबर 5 विटामिन और नंबर 6 जल। जिस भोजन में ये 6 के 6 अवयव होते हैं उसे हम पूर्ण आहार कहते हैं। जैसे दूध एक पूर्ण आहार है और जिसमें एक भी अवयव अनुपस्थित हो जाता है तब हम उसे अपूर्ण आहार की श्रेणी में रखते हैं। तो स्तनधारी में बच्चा 6 माह तक आप जानते हैं कि दूध पर ही, अपनी मां के दूध पर ही पोषण करता है।
तो अतः वो पूर्ण आहार दूध के रूप में ग्रहण करता है। चलिए, तो उसका जो हिस्सा प्रोटीन है उस पर ये पेप्सिन एंजाइम कार्य करता है, और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के अणुओं को पेप्टोन में तोड़ देता है, सरल और छोटे अणुओं में पेप्टोन में तोड़ देता है। इतना कार्य पेप्सिन करता है। अब आता है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, और स्तनधारियों में भी बच्चे जब तक होते हैं तभी तक ये सक्रिय रहता है, फिर इसका स्रावन धीरे धीरे कम होकर बंद हो जाता है। रेनिन क्या काम करता है भाई? रेनिन एंजाइम वास्तव में दूध को पचाने का काम करता है। ये भी एक प्रोटीन पाचक एंजाइम। दूध के भीतर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कैसीन कहते हैं, और इस कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलने का काम रेनिन करता है। आप मोटे शब्दों में कह सकते हैं दूध को पचाने से पहले उसे दही के रूप में जमा देता है। आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा दूध पीता है और दूध पीने के कुछ समय बाद अगर वो वोमिटिंग करता है, वमन करता है, उल्टी करता है, तो उसका दूध देखते हैं फटा सा होता है। वास्तव में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेनिन एंजाइम ने दूध की जो कैसीन प्रोटीन थी उसे कैल्शियम पैराकैसिनेट में यानी दूध को दही में बदल दिया, जिससे उसका पाचन सरल हो। तो इतना ही कार्य आमाशय में होता है। अब आमाशय के बाद भोजन पहुंचता है ग्रहणी में, छोटी आंत के ग्रहणी वाले। ग्रहणी में कोई पाचन ग्रंथि तो नहीं है, लेकिन यहां पर पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशय रस आ जाता है। जैसे ही पित्तरस का स्रावन होता है, पित्तरस यकृत के द्वारा स्रावित होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है और छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है ग्रहणी वाले हिस्से में, और ये आगे काम करता है छोटी पित्तरस। तो छोटी आंत में अगर हम देखें, पूरा छोटी आंत में देखें तो 3 प्रकार के रस हैं। एक है पित्तरस जो आया है यकृत से, दूसरा है अग्नाशय रस जो अग्नाशय से आया है, और तीसरा है आंत्र रस। आंत्र रस वास्तव में आंत्र की दीवारों से ही स्रावित होता है। आंत्र की दीवारों की जो आंतों की दीवारों की ग्रंथियां हैं उनसे ही स्रावित होता है। तो पित्तरस का कार्य है, पित्तरस वास्तव में आहार नाली के माध्यम को क्षारीय बना देता है। आमाशय में जहां अम्लीय माध्यम में पाचन हो रहा था, वहां छोटी आंत में पाचन का माध्यम क्या बन जाता है? क्षारीय। और वो किसके कारण बना है? पित्तरस के कारण। दूसरा काम क्या करता है पित्तरस? पित्तरस वास्तव में वसा के पाचन में सहायता करता है। वसा के पाचन में पित्तरस क्या काम करता है भाई? ये वसा का इमल्सीकरण कर देता है। इमल्सीकरण कर देता है। एक अवस्था होती है इमल्सीकरण की, इसे लेकर वो आप पढ़ेंगे। आप थोड़ा ये याद रख सकते हैं कि भाई पित्तरस वसा के पाचन में सहायता करता है। ये काम पित्तरस का है। इसके बाद आता है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथियों के द्वारा, और इसमें शर्करा को पचाने वाले, प्रोटीन को पचाने वाले और वसा को पचाने वाले तीनों प्रकार के एंजाइम होते हैं। एमाइलेज शर्करा को पचाने वाले, लाइपेज वसा को पचाने वाले, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने वाले। एमाइलेज एंजाइम क्या काम करता है भाई? ये वसा जो हमारे भोजन है, भोजन की जो शर्करा है, भोजन की शर्करा पर एमाइलेज का रिएक्शन होता है और इसे बदल देता है। आप ये टोटा मोटा समझ लीजिए ग्लूकोज, सरल शर्करा। लाइपेज वसा के ऊपर कार्य करता है, जो एकदम सीमित वसा हो चुकी है क्योंकि पित्तरस से
कंसीडर कर दिया है वसा, और लाइपेज इसे अंत में वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में तोड़ देगा। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के ऊपर कार्य करता है, और ये प्रोटीन जो था वो पेप्टोन पॉलीपेप्टोन है, पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड। इस तरह से ठीक ये काम हुआ अग्नाशय से। हमने आपको बताया था एक और आंत्ररस का भी बताया कि जो भी आपको दिमाग से होता है। आंत्ररस में भी 3 प्रकार के एंजाइम हैं। शर्करा को पचाने वाले एमाइलेज, एमाइलेज में मोटा मोटा ग्रुप बता रहा हूँ, इसके फिर प्रकार है, इस प्रकार की शर्करा को पचाते हैं उसी प्रकार के होंगे, वो लेकर हम एडवांस क्लास में आपसे पढ़ेंगे। लाइपेज वही वसा को पचाने वाला एंजाइम, और इरेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। अमाशय में था पेप्सिन, अग्नाशय रस में था ट्रिप्सिन, और छोटी आंत में है इरेप्सिन। अमाइलेज तो यही कार्य करेगा, वो शर्करा है, शर्करा को किसमें तोड़ देगा, ग्लूकोज में तोड़ देगा। लाइपेज भी वसा जो बच गई है ना, उसे वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में तोड़ देगा। अब इरेप्सिन जो है प्रोटीन के ऊपर काम करता है, इसके ऊपर कार्य करेगा प्रोटीन के ऊपर, और प्रोटीन को अंत में एमिनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है। एमिनो अम्ल में तोड़ दिया, यानी इस प्रकार से अगर हम देखें पाचन की क्रिया में जो आहारनाल के भीतर संपन्न हुई है, जो कुछ हमने अपने भोजन में खाया है, अगर शर्करा खाई है तो वो एंजाइमों की सहायता से अंत में ग्लूकोज में तोड़ दी गई है। जितना भी हमने वसा खाई है, घी खाया है, चर्बी खाई है, वो लाइपेज के द्वारा वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में तोड़ दी गई है। और जितना भी हमने प्रोटीन खाया है, उस प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है। ठीक, खनिज लवण और विटामिन्स जो हैं वो जो के त्यों हमारे आहार नाल के द्वारा अवशोषित बाद में होते हैं। अब ये भोजन के जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ देंगे। ये सरल इकाइयां हैं भोजन की। पाचन क्रिया के बाद अब अगला कार्य होगा इनके अवशोषण का, तो इसे हम पढ़ेंगे अवशोषण के अंतर्गत। तो पाचन की क्रिया में इतना ही है, अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे। थैंक यू।